हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सीबीटी 2 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर 2025 को शिफ्ट 1 के अंदर उसके मैथ्स के क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर आपको ये सेकंड दिखाई पड़ रहा होगा बट ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्योंकि सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें 3 4, फिर यहाँ पर देखिए ये 8 आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, आपको सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देना है। टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूरे 35 क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। इसके बाद यहाँ पर प्लस के अंदर 2 का स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो 2 होगा, और माइनस के अंदर ये देखिए ये 5 बनेगा √25, और गुणे 5 करेंगे 25, माइनस का 25 बनेगा, और माइनस का 11 भी है यानी कि माइनस का 36 बनेगा। तो ये प्लस का 36 से कट जाएगा और बचा क्या 2, आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 39 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 13 × 3। तो जो संख्या 13 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी वो हमारी संख्या जो है 39 से भी डिवाइड होगी। तो 3 से हम पहले चेक करते हैं, तो 6 कट गया, 5 2 7 और 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। ये 3 से डिवाइड है, 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पर 6, ये 7 2 9 7 2 9, ये भी 3 से डिवाइड है, 6 कट जाएगा, 7 2 9 2 1 3, ये भी 3 से डिवाइड है, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 4 9 6 2 8। यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं है, यहाँ पर जो है 6 और 2 8, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे इन 3 ऑप्शन में। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी पे, और 13 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि आप जो है इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे और फिर इसमें प्लस करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं 625092। इसमें देखिए 4 का 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 होगा, इसमें ऐड कर दो, ये 17 बनेगा, और 5 और फिर 2 और 6। इसमें देखिए यहाँ पर 4 का गुणा करो 700 के 28 होगा, और इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये ऐड करना है। ठीक है, और ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 9 का 4 गुना करेंगे 36 होगा, इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये 13 बन गया, फिर 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 13 का भाग करके देख लेते हैं, तो 13 पंचे 65 और 13 एकम 13, यानी कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा डाटा। ठीक है, तो 13 से भी डिवाइड और 3 से भी डिवाइड है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 39 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिए 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रमागत पूर्णांक की बात हो रही है, और कितने हैं 5 हैं, तो एवरेज आपका यहाँ पर 12 बताया गया, औसत 12 है। अब ये भी तो एक पूर्णांक है, यानी कि इससे पहले आपका पूर्णांक जो है वो 11 रहा होगा। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 11 रहा होगा, इससे पहले की बात करूं तो यहाँ पर 10 रहा होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर 12 के बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर 13, और इसके बाद यहाँ पर 14 रहा होगा। ये 5 डाटा रहे होंगे, इनका औसत लोगे तो 12 ही निकल के आएगा। बीच का डाटा होता है औसत। ठीक है, क्योंकि अंतर यहाँ पर समान है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया, तो सबसे बड़ा पूर्णांक इधर मिलेगा, यानी कि आपका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो 10 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता, अगर ऑप्शन में दिया होता तो। ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करके बताना। तो देखिए ये 4/3 प्लस का है, ये 4/3 माइनस का कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 प्लस का 2 करेंगे 9/7 बनेगा, बट्टे के अंदर 1 के बट्टे में बनेगा 9/7। ये बट्टे के बट्टे में यानी कि ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर कितना आएगा 7/9 आएगा, और 7/9 ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अगला देखते हैं। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्ष के लिए 25,000 का निवेश किया। अब पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्तित होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। ठीक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्तित होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मैं पहली योजना की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो पहली योजना में देखिए 25,000 की राशि निवेश की गई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% है, तो मैं यहाँ पर ट्री मेथड यूज करूंगा। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए पूछा गया, तो 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा 8% से। देखिए 25,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो 25 8 200, यानी कि आपका 2000 का यहाँ पर ब्याज मिलेगा पहले वर्ष। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी कि अगले वर्ष फिर से 2000
25% का 25,000 का 8% 2,000 ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज कंपाउंड होता है, यानी कि इस 2,000 पर भी 8% का मिलेगा अगले वर्ष। तो यानी कि इसका 8% कितना हो जाएगा, 160 होगा। तो टोटल करेंगे यहाँ पर 4,160 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब सेकेंड योजना की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड जो योजना है उसमें यहाँ पर 25,000 की राशि निवेश की गई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6% है। तो 25,000 का 6% कितना हो जाएगा, 25 × 150, यानी कि आपका 1,500 का ब्याज पहले वर्ष मिलेगा। अब अगले वर्ष फिर से 25,000 का 6% यानी कि 1,500 का ब्याज मिलेगा, और ब्याज पर ब्याज यानी कि 6% का 1,500 का भी 6% ब्याज मिलेगा, यानी कि 15 × 6 तो ये 3,090 आपका यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस बताना था यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए कितने का आपको दिखाई पड़ रहा है भाई। 1,000 का तो सीधे हो गया, फिर यहाँ पर 10 और 60 यानी कि 70 का डिफरेंस है, तो 1,070 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 8 से सीधे डिवाइड करो। इसमें 8 एकम 8, फिर यहाँ पर 0 बार जाएगा, 8 × 6 = 48, 106 आया। यहाँ पर देखिए 3 स्थान पर दशमलव था, लेकिन यहाँ पर बट्टे में 1 स्थान पर था, तो अब यहाँ पर 1 स्थान कट जाएगा, यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लगेगा। और यहाँ पर देखो बट्टे में 2 भी है, यानी कि इस 2 से 106 को काटेंगे तो 53 बनेगा, और 53 में यहाँ पर जो है 2 स्थान पर दशमलव है, तो यहाँ पर 0.53 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको मैं अलग से कर देता हूँ। यहाँ पर 0.125 है, और ये इसको मैं गुणा में लिखूंगा तो ये फ्रैक्शन जो है पलट जाएगी, यानी कि 2/5 हो जाएगा, और गुणे में 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से आप इसमें डिवाइड करो, ये 25 बार कटेगा, लेकिन 3 स्थान पर दशमलव था तो एक 0 लगा लेंगे, और यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव लगा, ठीक है। अब इस 2 की इसके साथ गुणा कर दो, ये 0.8 होगा। 0.8 की इसके साथ गुणा करनी है, यानी कि 25 × 8 = 200 होता है। अब देखिए 3 स्थान पर दशमलव यहाँ पर था, 1 स्थान पर यहाँ पर था, यानी कि 4 स्थान पर दशमलव लगेगा, तो एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.02 आएगा। 0.02 इसमें ऐड कर दो, तो 0.55 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इसमें देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको बता दिया गया और उनका महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपको 5 दिया गया है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त LCM आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर HCF जो है इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं बिना पेन उठाए भी। देखिए 500 के 20 होगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर होगा। देखिए इसको मैं बेसिक से कराता हूँ, तो HCF जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर x है, जो कि आपको कितना बताएगा, 5 बताएगा प्रश्न में। और संख्याओं का अनुपात देखिए 5:4 है, तो यहाँ पर ये HCF का ही मल्टीपल होती है, यानी कि संख्या कितनी हो जाएंगी, 5x और ये 4x। अब देखिए LCM की मैं बात करता हूँ, तो LCM क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 5 × 4 करेंगे, और दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पर × x कर देंगे। और x हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 5 × 4 और इंटू में 5 कर दिया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया था, 5 × 4 करेंगे और फिर यहाँ पर HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बेसिक आपका जो है क्लियर होना चाहिए। इसमें देखिए एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। सिंपल सा 81,000 हो जाएगा, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि 9/10, 9/10 2 बार ही तो कैलकुलेट करना है इसका। ऐसे माइंड में आपको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 की कमी होगी, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष बाद पूछा गया। देखिए यहाँ पर 10 पर 1 की कमी होगी, तो 9/10 पहले वर्ष हो गया, फिर अगले वर्ष यहाँ पर 9/10 फिर से कमी होगी, यानी कि यहाँ पर 2 0 से तो 2 0 काट देंगे, 9 9 81 होगा, आगे 3 0 लगा देंगे, यानी कि 81,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको बताएगी इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजाएं जो है यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर जो है ये सारी जो है आपको 14 से डिवाइड दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक है। तो 14 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 14 × 5 = 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 × 4 = 56 हो जाएगा, 14 × 3 = 42 हो जाएगा, तो 5 4 3 का तो ट्रिपलेट बनता है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है,
और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो इन दोनों में से कोई एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जो भी है आप मान लीजिए, यहाँ पर ये 56 परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, बेस यहाँ पर 42 मान लेता हूँ। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई होता है, बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर 1/2। अब बड़ी भुजा को छोड़ देंगे, यहाँ पर गुणे 56 और गुणे 42 कर देंगे। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी भुजा को छोड़ देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये 21 बार कटेगा, 21 सिक्के 126 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, और 12 117 हो जाएगा, ठीक है। तो 1176 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा की दिशा में चाल आपको बताएगी और धारा की विपरीत दिशा में चाल बताएगी। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल समय बताया गया 25 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको यहाँ पर बतानी। देखिए कुल दूरी की बात हो रही है। एक बार तो नाव यहाँ पर धारा की दिशा में गई, मान लेते डी डिस्टेंस गई, फिर यहाँ पर धारा की दिशा में जब नाव वापस आएगी ऐसे, तो यहाँ पर वही डी डिस्टेंस वापस से कवर करेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस नाव द्वारा कवर की गई कितनी हो गई, 2D हो गई। यानी कि हमें 2D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पर जाते वक्त अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो दूरी बट्टे चाल करते हैं, तो दूरी हमारे पास D है और बट्टे चाल कितनी है, 125 है। ये इतना समय जाते वक्त लगा। अब आते वक्त की बात कर लेते हैं, तो आते वक्त स्पीड 25 है, दूरी D है, और ये 25 का भाग लगाएंगे तो ये आते वक्त टाइम लगा। टोटल करेंगे तो ये कुल समय हो गया, और कुल समय बताएगा 25 घंटे, तो बराबर 25 घंटे कर दो। अब देखो इसमें यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ऊपर और नीचे 5 का गुणा करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बट्टे में 125 बन जाएगा, और 125 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा जो कि इधर भेज देंगे। ऊपर देखिए 5D प्लस का D यानी कि 6D हो गया। 125 इधर भेजेंगे, इसके गुणा में आएगा, यानी कि 25 पंचे 125 हो गया। फिर हासिल 12 आएगी, 25 दूनी 50 और 12 62 हो जाएगा। हासिल 6 25 और 6 31 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें तो 2D की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर दोनों साइड आप 3 का भाग कर देंगे तो 2D की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 0 बार जाएगा, 4 तिया 12, फिर 3 एकम 3, 2 बच गया बट्टे 3। ये किलोमीटर में आपके पास यहाँ पर नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य बताया गया। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% के 2 क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है? देखो अंकित मूल्य मार्क प्राइस बताया गया कितना, 1200। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आएगा, 1200 पर दिया जाएगा अंकित मूल्य पर। 5% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, सॉरी 1/20 होता है, यानी कि 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 19/20 आपके पास यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है, यानी कि 20 पर 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो यानी कि 17/20 में वस्तु बिकी होगी। अब यहाँ पर जो है ये विक्रय मूल्य आ गया, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, फिर 2 दूनी का 4 या 12, 17 3 51 हो जाएगा, और 51 गुणे आप कर देंगे 19, और यहाँ पर 19 एकम 19, 19 5 95, 1 96, यानी कि 969 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना था विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, यानी कि आप अंकित मूल्य में से आप माइनस कर दो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 में से आप माइनस करेंगे 969, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना, 31, और ये 231 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो देखिए इनको इस तरह से लिख लीजिए, 19:43, फिर यहाँ पर 23:45, फिर यहाँ पर 13:40, और फिर यहाँ पर 20:38 है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से ऊपर आ जाएगा 10 और बट्टे में आ जाएगा 19, लेकिन मैं नहीं यहाँ पर नहीं काटूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप काट लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर 19 की इसमें गुणा कराएंगे तो 19 5 95, फिर यहाँ पर 19 4 76, और 9 कितना हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा, 875। 43 की इसके साथ गुणा करते हैं तो 23 3 69, फिर हासिल से 2300 के 92, और 6 हो जाएगा आपका 98, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा डाटा ये वाला है, यानी कि बड़ी फ्रैक्शन ये वाली है, ये छोड़ देंगे। अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कराएंगे, तो यहाँ पर तिरछा गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर 2300 के 92, यानी कि ये तो 920 आ जाएगा, और यहाँ पर 45 13 5 65, फिर यहाँ पर हासिल से आएगी 13 चौके 52, और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर
13 चौके 52 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर 58, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ा डाटा अभी भी आपके पास ये वाला है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 23/45 की इसके साथ कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है, 20:38 के साथ। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 900 आ जाएगा, सीधे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है 23 का 8 गुना यानी कि 184 होगा। फिर यहाँ पर 18 हासिल आएगी, 23×3=69 और फिर यहाँ पर 23×3=69 और 18 कितना हो जाएगा आपका 77 और 87 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब आपके पास ये वाला डाटा बड़ा है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि अब ये वाली फ्रैक्शन जो है आपकी सबसे बड़ी है और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है तो यहाँ पर आप जल्दी कर पाएंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर देखो 5 और 2 7 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, देखो। और यहाँ पर 5 + का 5 यानी कि 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा, लेकिन बाहर चिन्ह कैसा है, माइनस का है। तो ये 3 जो है इस 3 से कट जाएगा, प्लस का 3 से। ब्रैकेट में क्या बचा, 9 बचा। ये करली ब्रैकेट जो है इसमें 9 बचा और ये इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 होगा और ये 9 × 2 करेंगे यानी कि 18 होगा। और 18 का 72 में भाग लगाएंगे 4 आएगा, 18×4 = 72, ठीक है। इसमें देखो इसका सरलीकृत मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो थोड़ा सा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 7 के 1 सेकेंड। तो ये 7 की पावर -8 है और फिर यहाँ पर गुणा में है 11 की पावर -8 और फिर यहाँ पर गुणा में है 13 की पावर -8। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इनको जो है 1 के बट्टे में ले आएंगे तो ये पावर जो है प्लस में हो जाएंगे। 7 की पावर 8 हो जाएगा, 11 की पावर 8 हो जाएगा, 13 की पावर 8 हो जाएगा। अब सभी की पावर 8 है तो यहाँ पर जो है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 के बट्टे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13 की होल पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 गुणे 13 गुणे 11 करेंगे तो ये बट्टे में 1001 बनेगा क्योंकि 1001 के अभाज्य गुणनखंड है और पावर में 8 है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 5000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करके बताना है। तो 5% से 2 वर्षों का, 5 दूनी का 10 यानी कि 10%। तो 500 का 10% 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। आंसर लगा देंगे। बाकी यहाँ पर फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा PRT / 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 5000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय 2 है वर्ष का। और बट्टे 100 करेंगे तो 2 0 तो यहाँ पर काट दो। 50 के यहाँ पर 10 से गुणा कराएंगे तो 500 ही तो आएगा। तो माइंड में कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ जाता, ठीक है। 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 हैं और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए तो है, तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक आपको ज्ञात करके बताने कितने होंगे, ठीक है। तो एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर ये 30 विद्यार्थियों का 70 है, 20 विद्यार्थियों का कितना है, 80 है। तो यहाँ पर ये 80 हो गया। अब सभी का एक साथ पूछा गया तो सभी का एक साथ यहाँ पर हमें नहीं पता, उसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, एलिगेशन में बड़े डाटा में से छोटे डाटा को घटाते हैं। तो यहाँ पर 80 बड़ा है तो 80 में से x को माइनस करेंगे। और अगर एक डाटा छोटा होगा यानी कि 70 में से आप एक डाटा छोटा होगा 70 छोटा होगा तो आप x में से जो है 70 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास छात्रों की संख्या का रेशियो अनुपात आ जाएगा। और छात्रों की संख्या का अनुपात है क्या भाई, यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर 20 विद्यार्थी हैं। तो यानी कि 30:20 करेंगे तो ये आपका 3:2 होना चाहिए था। तो बराबर कर दो 80 माइनस का x और x माइनस का 70 का जो रेशियो है ये 3:2 होना चाहिए था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 160 माइनस का 2x बराबर 3x माइनस का 210 हो जाएगा। अब एक साइड करेंगे ये 5x हो जाएगा और यहाँ पर इसको इधर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा यानी कि 370 हो जाएगा, ठीक है। 5 का भाग कर दो यानी कि 5 × 7 = 35, फिर 5 × 20 यानी कि 74 जो है सभी छात्रों का एक साथ मिलाकर औसत अंक है, ठीक है। अगला देखते हैं। 3 घंटे आपको बताए गए इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनका LCM ले लेना है, ठीक है।
एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 15 और फिर यहाँ पर 18 का एलसीएम आपको लेना है। तो 12 तो सीधे लिख लिया। फिर देखिए 15, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 3 तो हमारा ऑलरेडी इसमें है, यानी कि 5 की कमी है। और 18 को आप 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 6 तो हमारा 12 में है, यानी कि 3 की कमी है, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे। 18, 12 पंचे 60 और 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट हो गया। और 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे होता है, क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटे हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 बजे के 3 घंटे बाद, यानी कि इसमें प्लस का 3 घंटे करेंगे तो एक 7 घंटियाँ बजेंगी, यानी कि 11, 12 और फिर यहाँ पर 1 बज गया होगा। और ये 1 जो है आपका टाइम पीएम का है, ठीक है। तो 1 पीएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये संख्या किस से विभाज्य है, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले आसान ऑप्शन से चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 8। तो 3 गुणे 8 में देखिए यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो आखिरी के 3 अंक चेक करते हैं। तो 8 चौके 32, फिर बच गया 2, उतारेंगे 0, 20 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये डाटा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 34 को 17 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 से और 17 से चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 37 से चेक करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर जो है 35 से देखते हैं 7 गुणे 5, ये थोड़ा सा आसान दिखाई पड़ रहा है, तो इससे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 से ये डाटा डिवाइड है, क्योंकि आखिरी अंक 0 है, यूनिट डिजिट। इसके बाद 7 से चेक करेंगे, तो 7 से सीधे भाग करके चेक कर लो। 7 एकम 7 बच गया 2, उतारेंगे 7, 7 या 21 बच गया 6 और 7, 9 7 63 बच गया 4, उतारेंगे 3, 7 6 42 बच गया 1, 7 दूनी 14। ये डाटा जो है आपका 7 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो हम कहेंगे 35 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुद्ध घी का मूल्य आपको बताया गया 112 रुपये पर केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपये पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये पर केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है, यह बताना है। तो इसमें भी एलिगेशन लगा देंगे, यानी कि जो शुद्ध घी है 112 रुपये पर केजी है, वनस्पति तेल जो है 56 रुपये पर केजी है। जब इनको मिलाया गया तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये सीपी की बात हो रही है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पर मिश्रण को बेचने की बात हो रही है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दे रहा है। और यहाँ पर जो है 30% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 3/10, यानी कि 10 पे 3 का प्रॉफिट। तो 10 की वस्तु जो है वो कितने में बिकी होगी, 13 में बिकी होगी, लेकिन हमें बताया गया कितने, 91 रुपये में बिकी है। तो यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 91 है, सॉरी 91 है। तो यहाँ पर डाटा आपका 7 गुना है, तो यहाँ पर ये भी कॉस्ट प्राइस भी 10 ना होकर 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 70 रुपये हो जाएगा। तो 70 रुपये कॉस्ट प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पर 70 लिख दो, मिश्रण का मूल्य हो गया, ठीक है। अब एलिगेशन जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो बड़े डाटा में से छोटे डाटा को घटाते हैं, यानी कि 70 में से 56 गया, ये आपका 14 बचेगा और ये आपका 42 बच जाएगा। 1:3 के अनुपात में इनको मिलाया जाना चाहिए, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत आपको 130 रुपये बता दी गई। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपये हो जाती है। एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत आपको बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं पहले पेन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर पेन की कीमत पहले थी और बाद में 25% बढ़ जाती है, तो यानी कि पहले और बाद में कितनी होगी, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो यानी कि पहले 4 थी, तो 4 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 5 होगी। तो अगर पेन की मैं बात करूँ तो पहले 4p थी, तो यानी कि 1 बढ़ गई, बाद में 5p हो गई कीमत। इसी तरह से मैं नोटबुक की बात कर लेता हूँ। तो पहले और बाद में, तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना है। और ये आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले की ये बाद की है, ठीक है। तो ये 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि यहाँ पर कम हो रही है, यानी कि 5 से 1 कम हो गई। तो पहले अगर नोटबुक की कीमत 5n थी, तो 1 कम हो गई, यानी कि 4n हो गई, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन में क्या बोला गया, 4 पेन और 5 नोटबुक हैं। तो 4 तो पेन है, पहले कितने थी प्राइस पेन की, 4p थी, तो 4 गुणे 4p, ये पेन की कीमत आ गई।
5 नोटबुक है, यानी कि 5 गुणे, और यहाँ पर पहले नोटबुक की कीमत कितनी थी 5n थी, तो 5 गुणे 5n किया, तो ये नोटबुक की कीमत आ गई। और टोटल करेंगे यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कीमत आएगी जो कि 130 बताएगी, 130। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16p हो गया और प्लस का एक ये 25n हो गया और ये बराबर 130 हो गया। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन पे भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पेन बताई गई यानी कि 2 गुणे, अब यहाँ पर बाद की बात हो रही है तो यानी कि 5p हो जाएगी पेन की कीमत, और प्लस के अंदर यहाँ पर नोटबुक की बात हो रही है 4, तो यानी कि बाद में नोटबुक की कीमत कितनी हो गई 4n हो गई। तो बराबर ये टोटल कीमत कितने बताई गई 82 बताई गई। तो यहाँ पर ये 10p हो जाएगा और प्लस में 16n हो जाएगा और बराबर 82, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए दोनों में से हम किसी भी एक इक्वेशन में एक टर्म को बराबर कर लेते हैं। मैं p वाले टर्म को बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें देखिए 16 85 यानी कि 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगी 80p और प्लस का 25 सॉरी 25 पंचे 125 और ये n हो जाएगी और बराबर 13 पंचे 60 यानी कि सॉरी 13 पंचे 65 होता है, तो ये आपका 650 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद 8 की इसमें गुणा करते हैं तो ये 80p हो जाएगी और प्लस के अंदर 16 अट्ठे 128 n हो जाएगी और बराबर 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 यानी कि 640 16 656 हो जाएगी। अब इनको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर ये वाले डाटा आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 3n बचेगा और बराबर की साइड माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो आप p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस वाली इक्वेशन से देखिए यहाँ पर 10p है और प्लस में 16, n की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए बराबर 82। तो 16 दूनी 32 आप उधर घटा दीजिए यानी कि 10p की वैल्यू आ गई 50, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई यूनिट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू p की वैल्यू 5 है, तो पहले पेन की कीमत कितनी थी 5 के 20 थी, फिर 5 पंचे 25 हो गई बढ़कर। ठीक है, और नोटबुक की कीमत 2 यूनिट, यहाँ पर देखिए 5 दूनी का 10 यानी कि पहले कीमत थी 10 यूनिट 10 रुपये। ठीक है, और बाद में जो है एक सेकेंड, बाद में जो है 4 दूनी 8 हो गई कम होकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं एक पेन और 2 नोटबुक की। एक तो पेन है और 2 नोटबुक है, और एक पेन की कीमत कितनी है पहले, क्योंकि मूल कीमत आपसे पूछी गई है, तो पहले यहाँ पर देखिए 20 रुपये थी और प्लस का 2 गुणे नोटबुक की कीमत पहले कितनी थी 10। ठीक है, ये 20 और ये तो यहाँ पर 10। अब देखिए ये आपका बनेगा 20 प्लस का 20 यानी कि बराबर 40 हो। एक सेकेंड, आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, ये बोर्ड हैंग हो रहा है अभी। ये 40 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है आपका पहला, और दूसरा डिस्काउंट आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त है, यानी कि आप इनका सक्सेसिव ले लेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिट बताया गया, तो पहले तो इसी को देखिए, यहाँ पर 10% की छूट का मतलब कितना हो गया 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, यानी कि 10 पे 1 की छूट, यानी कि 10 की वस्तु 9 में बिकी होगी। अब यहाँ पर देखिए 15 वस्तुएं थी और ये 4 वस्तुएं मुफ्त थी, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 19 थी, यानी कि 19 अगर वो खरीदता है तो इसमें से कितनी मुफ्त मिली है 4 वस्तु मुफ्त मिली, यानी कि पैसे कितने के दिए 15 के दिए थे, तो 15 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया छूट देने के बाद। तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पर डिस्काउंट है वो कितना हुआ 190 हुआ, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव में हम गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका 15 नमा 135 हो जाएगा। 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 या 15 हो जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया गया 11 का डिस्काउंट दिया गया, कितने पे 38 में। तो डिस्काउंट जो है वो हमारा आ गया 11 का डिस्काउंट 38 में। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये प्रॉफिट की बात हुई है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आपको 35% बताया गया। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको पता होगा यहाँ पर
ये जो है आपके पास यहाँ पर 7/20 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। भाई आपको पता है सीपी, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो हमें सीपी और एमपी में जो है वो रेशियो चाहिए, और इस रेशियो का जो है फॉर्मूला क्या होता है, एक माइनस आप क्या करते हैं डिस्काउंट परसेंट करते हैं, और एक प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज करते हैं। बट यहाँ पर मैं फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। अब इसमें देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको बस सिंपली। तो एक माइनस का आप यहाँ पर डिस्काउंट करेंगे, ये आपका 11/38 था, और यहाँ पर रेशियो ये आपका एक प्लस में आप करेंगे 7/20 था। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 38 माइनस 11 करेंगे ये 27/38 आएगा, और यहाँ पर भी आपका 27/20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 से 27 कट जाएगा, यानी कि 1/38 और ये 1/20 था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर जो है ये इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सीपी और एमपी का जो रेशियो है ये 20 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 38 जो है इधर ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास बना है। अब देखिए यहाँ पर एक को मैं इस सीपी को जो है 100 बना लेता हूँ, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, तो ताकि परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो 20 पंचे 100 हो गया, फिर 38 का 5 गुना करेंगे तो ये आपका 8 पंचे 40, 5 तिया 15, यानी कि 190 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 100 अधिक, ये सॉरी 90 अधिक है कितने से, 100 से। तो यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि आप इसी तरीके से तो कैलकुलेट करते हैं। 90 अधिक है कितने से, 100 से, और गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर जो है 100 से 100 कट जाता है और 90% आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो जब आप 5/2 में से 3/2 घटाएंगे तो 2/2 बचेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए पीछे हमने बनाया था 7 पंचे 7 और ये 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा आपका 12, और 12/7 यहाँ पर बट्टे के बट्टे में तो पलट जाएगा, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 12 बच जाएगा। तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया ऊपर, और बट्टे में 12, और 19/12 ऑप्शन नंबर 3 में है। इसमें देखिए किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान आपको बताना है। देखिए 50% की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1/2 इसकी फ्रैक्शन होती है, और 30% की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर 3/10 होती है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक जो है इन दोनों का कोई एक मल्टीपल हम यहाँ पर मान लेंगे टोटल वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हालांकि 10 भी आप मान सकते हो, लेकिन 10 मानोगे तो फिर यहाँ पर 30% कैलकुलेट करोगे तो दशमलव में आपका जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का मल्टीपल जो है वो 20 मान लेते हैं हमारे पास टोटल वस्तुएं। तो 20 अगर हमारे पास टोटल वस्तुएं हैं 20 यूनिट, ठीक है, तो इनमें से 50% का मतलब आधी, यानी कि 10 यूनिट वस्तुएं जो है वो कितने में बेच दी, 45% के प्रॉफिट पर। तो 10 वस्तुएं थी 45% के प्रॉफिट पर बेच दी। अब हुआ क्या, इसमें से जो है यहाँ पर शेष जो है माल में से 30%, यानी कि शेष कितनी बची, 10 बेच दी 10 यूनिट, तो 10 बची, और 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो 3 यूनिट वस्तुएं जो है वो 27% के प्रॉफिट पर बेची। अब यहाँ पर 10 बेच दी, फिर 3 बेच दी, यानी कि 13 बिक गई। अब यहाँ पर देखिए शेष कितनी बची, 13 20 में से घटाएंगे तो 7 यूनिट बची, यानी कि 7 यूनिट जो बची हैं वो उनको 43% की हानि पर बेचा है। अब हानि पर बेचा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये टोटल करने पर जो है हमारे पास समग्र लाभ आएगा, और समग्र लाभ कितना बताएगा, x% है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी थी, 20 यूनिट थी, इस पर x% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसका x% कैलकुलेट कर दिया। ये बराबर होना चाहिए, ये भी समग्र लाभ है और इधर भी समग्र लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो ये 450 होगा, फिर 27 या 81 हो जाएगा, और ये 7 या 21 7 सौ 28, ये 301 बनेगा, और 301 में से 81 घटा दो, यानी कि आपका 220 बचेगा, कैसा, माइनस का बचेगा, ठीक है। 220 माइनस का बचेगा बराबर 20x हो जाएगा। ये 220 इसमें से घटा दो, यानी कि 230 बचेगा, और 20 इधर बट्टे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 230/20, और 0 से 0 काट तो 23 का आधा कितना होता है, 11.5 होता है, यानी कि 11.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं।
एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है और 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल आपको बतानी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये स्टैंड है। अब यहाँ से जो है एक टैक्सी जो है वो यहाँ से चलना शुरू करती है और मान लेते हैं व्यक्ति जो है व्यक्ति से यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर है व्यक्ति, ठीक है। अब इस व्यक्ति से जब यहाँ पर ये मिली है 12 मिनट के अंतराल पे मिली है, तो इसके जस्ट बाद जो है 12 मिनट के अंतराल पर यहाँ पर दूसरी कैब चलना शुरू करती है, ठीक है। अब दूसरी कैब जो है वो मान लीजिए यहाँ पर आ चुकी है, तो उतने टाइम में जो है व्यक्ति भी तो इधर चल के आया, यानी कि यहाँ पर ये 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, यहाँ पर बोला गया, ठीक है, दोनों कैब से। तो यानी कि एक कैब से तो यहाँ पर मिल चुका है ये पहले, अब दूसरी कैब पर जब मिलेगा तो ये टाइम का अंतराल जो था वो 10 मिनट का था, ठीक है। 10 मिनट में ये मिला, तो इसका मतलब 10 मिनट पर यहाँ से भी तो ये कैब यहाँ पर चल के आई है, तो ये 10 मिनट में आई है, ठीक है। अब देखिए, ये अगर व्यक्ति यहाँ पर नहीं चलता, अगर व्यक्ति यहाँ पर नहीं चलता तो यहाँ पर जो है ये वाली कैब जो है इस व्यक्ति से यहीं पर मिलती, और कितने समय में मिलती, 12 मिनट में मिलती, यानी कि 10 मिनट तो यहाँ तक हो चुके थे, बाकी कितने बचे, 2 मिनट, यानी कि ये 2 मिनट का समय यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करने में इस कैब को और लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस की, तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं ये इन दोनों के बीच की यहाँ पर डी डिस्टेंस है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कैब को यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट लग रहे हैं, व्यक्ति को यहाँ पर ये वाले डिस्टेंस करने में 10 मिनट लग रहे हैं, यानी कि दोनों का हमें समय पता है और डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। तो आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो हम कहते हैं कि स्पीड जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी कि समय का उल्टा होती है। तो यहाँ पर टाइम में हमें रेशियो पता चल गया किसका, कैब का और व्यक्ति का, कैब का और व्यक्ति का। ये पूरा आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैब का जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट टाइम लिया गया और व्यक्ति द्वारा 10 मिनट लिया गया, तो इनका रेशियो क्या बन गया, 1:5 बन गया। तो हम स्पीड में रेशियो बता सकते हैं, इसका उल्टा होगा, समय का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस कैब की स्पीड तो हमें पता थी, यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर थी, क्वेश्चन में बताई गई थी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 57 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी, कितनी हो जाएगी, 57/5। तो इसमें 5 का भाग कर दो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5.5 के 20 हो जाएगा। 11.4 किलोमीटर पर आवर जो है वो एक व्यक्ति की चाल थी, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत आपको बताएगा 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 संख्या मान लेंगे, ए बी और सी हैं, इनका जो रेशियो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की, तो यहाँ से शुरू कीजिए। तो ये तीसरी संख्या जो है वो हम 1 यूनिट मान लेते, तो इसकी दोगुनी दूसरी संख्या है, तो इसका दोगुना हो जाएगी, ठीक है। अब इसका दोगुना पहली संख्या, ये क्वेश्चन में बोला गया, यानी कि 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 यूनिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका टोटल किया तो हमारे पास 7 यूनिट हमारे पास इन संख्याओं का टोटल आ रहा है, और यहाँ पर देखो एवरेज हमें बताया गया कितना, 49 है तीनों संख्याओं का। तो यानी कि टोटल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू में 3 हो जाएगा, 49 इंटू में 3 टोटल, यानी कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का टोटल करने पर 7 यूनिट आ रहा है, और इस हिसाब से हमारे पास 49 इंटू में 3 आ रहा है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बार कटेगा तो 7 या 21, यानी कि डाटा जो है वो हमारा 21 गुना है, ठीक है। डाटा कितना है, 21 गुना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 यूनिट है, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, गुणे 21 करेंगे तो 84 जो है आपके पास ये सबसे बड़ी संख्या थी। अगर सबसे छोटी पूछता तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बताते, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 गुणे 21 करते, यानी कि 21 आपके पास यहाँ पर छोटी संख्या होती, ठीक है। बट ये नहीं पूछा गया था तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, समझ के रखेंगे। नेक्स्ट देख, इसमें देखिए यहाँ पर 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात आपको बताया गया है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात बताना। देखो 3:4 है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति के वेतन में जो है वो कितनी वृद्धि की जाती है, 10% की, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप इसका 11/10 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है।
अब दूसरे व्यक्ति जो है इसकी इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका आप 6/5 कैलकुलेट। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो ये 5 से काट देंगे, 10 को 2 बार कटेगा। फिर यहाँ पर ये 3 से 6 को काट देंगे, 2 बार कटेगा। ये 2 इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि इधर तो 1 बच गया, 11 बच गया। और फिर यहाँ पर 4 × 4 यानी कि 16 आ जाएगा। ये रेशियो बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें देखो x y की घात 3 - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है तथा y बराबर 4 होने पर x 6 के बराबर है, तो y बराबर 8 होने पर x का मान जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/y की घात 3 - 1 के। तो देखिए एक कंसेप्ट इससे तैयार हो जाएगा। यहाँ पर x1 और x2 की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो आपको बताना है यहाँ पर x2 बताना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। x2 या फिर मैं इसको x ही रहने देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को x1 लिख लिया, नीचे वाले को x। तो यहाँ पर देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती था। अब भाग करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर x1 ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए y x ऊपर आ रहा है, तो y हमारा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर x1 ऊपर है, तो यहाँ पर y1 जो है वो नीचे होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर x नीचे है, तो यहाँ पर y ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर x देखो ऊपर है, तो यहाँ पर y नीचे है। तो यहाँ पर x नीचे है, तो यहाँ पर y ऊपर हो जाएगा, ठीक है। y की घात 3 - 1। इस तरह से ये कंसेप्ट होगा, और इस कंसेप्ट से जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये x1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये x1 जो है वो आपको 6 बताया गया, और ये y1 मान लेते हैं। y1 जो है ये 4 बताया गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए y बराबर 8 और x का मान आपको बताना था। तो x1 यहाँ पर कितना है, 6 है, बटे x आपको बताना था। ऊपर y यहाँ पर देखो 8 है, तो यानी कि 8 का क्यूब करेंगे 512 होगा, और माइनस का 1 कर देंगे, बटे में y1 देखो 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, -1 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या बनेगा, 6/x बनेगा, और बराबर 511 ऊपर बनेगा, और बटे में 63 बनेगा। तो कट रहा है, तो यहाँ पर काट दो। इसके बाद यहाँ पर देखो 9 सत्ते 63 और 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 या 21 और 9 सत्ते 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर x 6 नम 54 हो जाएगा। x इधर आ जाएगा, ठीक है। x तो एक साइड आ जाएगा, 6 नम 54 ऊपर हो गया, और ये 73 नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसमें देखो 81 मीटर लंबी और 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक आपको ईंटों माप वाली ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं दीवार के वॉल्यूम की बात करूं, तो यहाँ पर लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई हो जाएगी। बट यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटों का जो माप है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो गुणे 100 करेंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। 29 गुणे 100 करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में, और गुणा में 0.8 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये 80 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दीवार का वॉल्यूम आ चुका है। दीवार कैसी होती है, घनाभाकार होती है, यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई करते हैं, तो हमारे पास ये दीवार का वॉल्यूम आ जाता है। इसको मैं 2900 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका 40% ये दीवार का वॉल्यूम है, इसका 40% जो है स्थान रेत और सीमेंट घेरती हैं। इसका मतलब बाकी कितना बचा, 60% बचा, और वो 60% स्थान जो है वो ईंटों ने घेरा होगा, है ना। तो ये दीवार के अंदर लगी ईंटों का वॉल्यूम आ जाएगा, सभी ईंटों का, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम एक ईंट के वॉल्यूम का भाग कर दें, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब एक ईंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई करेंगे, यानी कि 72 इंटू में 50 और इंटू में 25 कर देंगे। तो इसका अगर हम इसमें भाग करेंगे, तो ये हमारे पास n इंटू की संख्या जो है वो निकल के आ जाएगी। तो कैलकुलेशन करनी है अब। तो यहाँ पर देखो 9 से काट दो, इसमें 900 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 से काटेंगे तो ये आपका 9 अट्ठे 72 होता है। फिर यहाँ पर देखो ये 2 0 से तो 2 0 काट दो। इसके बाद देखो 8 से ये 8 काट दो,
इसके बाद देखो 50 से यहाँ पर ये 100 काट दो तो यहाँ पर 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 25 से ये 100 काट दो तो 25 के 100 हो जाएगा और 29 का 4 गुना 116 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 6 6 36, 6 आया, फिर 8 6 48 होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 8 आएगा और यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है। अगला देखते हैं। इसमें देखो यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है तो कोण x का मान आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल का सिंबल है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर देखो चारों कोणों का योग करते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 7 और 3 10 और 2 12 यूनिट हो रहा है, जबकि चारों कोणों का योग होता कितना है चतुर्भुज के अंदर, 360 डिग्री होता है, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री है। तो डाटा जो है वो हमारा 30 गुना है। अब हमें क्या बताना था, कोण x का माप बताना था। यहाँ पर देखो कोण x ये रहा 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे यहाँ पर देखो 3 यूनिट है, तो कोण x जो है ये भी 3 यूनिट ना होकर 3 का 30 गुना होगा, यानी कि 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि आपको यहाँ पर बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में y बटे 100, ये सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखो दूसरी यहाँ पर छूट दी जा रही है तो इसको माइनस में हम करेंगे, ठीक है। तो y हमारा माइनस में होगा तो ये दोनों निशान माइनस में हो जाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर ये आप यहाँ पर x मान लीजिए और ये y मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x आपका 15 है और ये माइनस का हो जाएगा 8, क्योंकि छूट दी जा रही है, और फिर यहाँ पर ये डाटा माइनस का, इस कारण से यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा, 15 गुणे 8 बटे 100। तो 8 गया, 15 में से 7 बचा और माइनस के अंदर 15 8 120 होता है, यानी कि 1.2 हो जाएगा, 100 का भाग लगाएंगे तो यानी कि इसमें से घटा दो तो ये आपका 5.8% बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर मूल कीमत जो है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं कितनी है ईंधन की, ठीक है। मूल कीमत जो है वो मैं यहाँ पर 100 यूनिट मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर इस 100 पे परिवर्तन होगा, इस मूल कीमत में परिवर्तन होगा कितना, 10% कम हुई, यानी कि 9/10। पीछे बताते आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट करना हो, ठीक है, फ्रैक्शन का यूज़ करके। इसमें देखो 45% का मतलब 9/20, तो यानी कि आपका 11/20 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो फिर से 9/10 इतनी कम हो गई, फिर 65% यानी कि इसकी 13/20, यानी कि यहाँ पर देखो वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो ये 33/20 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर देखो 10 गुणे 10 यानी कि 100 होगा, ये काट देंगे। अब देखो बट्टे में तो 400 बनेगा, ऊपर देखो यहाँ पर 33 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 11 गुणे 3, तो यहाँ पर 9 नमा 81 होगा, और 81 का 3 से गुणा करूंगा तो 243 होगा, मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, 243 होगा। अब देखो यहाँ पर 11 से और गुणा करने कितनी बार, 2 बार, तो इसमें 11 का 2 बार गुणा कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 4 3 4 2 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब एक बार 11 से और करनी पड़ेगी तो 3 हो गया, 7 3 10 का 0, फिर हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आएगी, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये डाटा हमारे पास है। अब इसमें 400 का भाग भी करना है, तो एक बार 4 का भाग लगा देता हूँ मैं सीधे, तो यहाँ पर 700 के 28 हो गया, फिर यहाँ पर बच गया 1, उतारेंगे 4, 4 दिया 12 हो गया, फिर यहाँ पर 2 बच गया, उतारेंगे 0, तो 500 के 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर जो है 0 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 0 करके पॉइंट करके ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर इतना ही कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर पॉइंट आता, लेकिन यहाँ पर देखिए बट्टे में 100 भी था, यानी कि 2 स्थान पॉइंट यहाँ पर आगे खिसक जाएगा, तो 73.50 आएगा। तो ये मूल कीमत 100 थी, और बाद में कितनी होगी, ये बाद की बात हो रही, यानी कि बाद में होगी 73.50। तो आप देख लीजिए 100 पे कितना चेंज हो रहा है, वही हमारा परसेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहली बात तो यहाँ पर कमी हो रही है, तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो गए, वृद्धि वाले ऑप्शन गए। अब कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है? देखिए 30 से ये ज़्यादा है थोड़ा सा डाटा, तो यानी कि 70 से भी कम होना चाहिए था यहाँ पर। तो 70 से कम होता तो यहाँ पर तो 70 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, यानी कि इतने की कमी हो रही है। कितने की? 26.49% की यहाँ पर कमी हो रही है लगभग में। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर वस्तुओं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात आपको बता रखा है, और किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और उसे वस्तु को y को बेचने पर 11% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता। देखिए x और y वस्तुएं दी गई है, इनका जो है मूल्यों का अनुपात है 3:7। इसको मैं मान लेता हूँ 300 और इसको मान लेता हूँ मैं 700, ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, टोटल करने पर इनका जो है वो 1000 मूल्य हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको 14% पे एक्स को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ इसका? 14% कितना होगा? 14×3 = 42 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस पर लॉस हुआ है, यानी कि कितने का? 11% का। क्वेश्चन में बताया 11% का लॉस हुआ है। कितना? तो 11×7=77 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समग्र लाभ या हानि देख लीजिए कितने का हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 35 बचेगा, यानी कि 42 प्लस का ये माइनस का 77। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका 35 बचेगा माइनस का। ये माइनस का चिन्ह लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 35 का लॉस हुआ है कितने पे? माइनस में लिख देता हूँ, और 1000 पे, क्योंकि समग्र जो है आपके पास मूल्य कितना था? 1000 था, और गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर ये आपका माइनस का 3.5% आएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह जो है लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3.5% की हानि होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है 19 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरियों को तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3 टुकड़ों में ये डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हम जो है इनका एलसीएम मान लेते हैं, ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, यानी कि टाइम कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 19×8×5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 19×8×5 कर देंगे तो ये आपका 5×8 = 40, 19×4 = 76, 760 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये भी 760, ये भी 760। अब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस जो है वो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की गई, फिर ये 8, और फिर यहाँ पर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो अब देखिए यहाँ पर आप जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 760 जो है 3 बार कवर हुई है, यानी कि 760×3 कर देंगे, और बटे में लिया गया कुल समय। कुल समय क्या होगा? ये आप डिस्टेंस में क्या करते हैं? स्पीड का भाग करते हैं, तभी तो आपके पास समय आता है। तो 19×4 = 76, यानी कि 40 घंटे का समय लगा। इसमें भाग करो 8 का, तो 8×9 = 72, फिर यहाँ पर 4 बच गया, 8×5 = 40। ठीक है, तो ये 95 घंटे लगा। यहाँ पर करो भाग 5 का, तो ये आपका 15×5 = 75, 5×2 = 10, 152 घंटे लगा। तो ऊपर गुणा करेंगे, 6×3 = 18, फिर 7×3 = 21, 22 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे के अंदर कितना हो जाएगा? ये 5×2 = 7, फिर यहाँ पर 5 और 9 14 और 4 18, हासिल 1, और ये 2 हो जाएगा 287। इसमें इसका भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग नहीं करते हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पर अंश में जो है हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो यहाँ पर देखो 0 किस में आ रहा है? 7×3 = 21 और 1 22, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, नहीं होगा। 7×5 = 35, 1 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, नहीं होगा। 7×3 = 21, 1 22, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, संगत भारांकों का उपयोग करके संख्याओं का भारित औसत, यानी कि वेटेड एवरेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। ये आपको वेट दे रखे हैं और ये आपको यहाँ पर भारांक, ये संख्या दे रखी है, यानी कि इनको x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये समेशन ऑफ WI XI, यानी कि जो वेटेड आपको दे रखे हैं और ये संख्या दे रखी है, इनका गुणनफल का योग आपको करना है, और बट्टे में
जो आपको वेट दे रखा है उसका टोटल करके इसमें भाग करना है, यानी कि जो वेट दे रखा है इसका टोटल करके इसमें भाग कर दो। ये वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बराबर कर देंगे। अब देखो मैं कैलकुलेशन एक साइड कर लेता हूँ पहले। इसमें देखो 29 में 17 का गुणा करना है, तो 17 नमा 153 हासिल 15 आएगी, 17 दूनी 34 और 15 34 और 15 49 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के अंदर फिर 87 की गुणा करता हूँ 12 से, 12 सत्ते 84 8 और 12 अट्ठे 96 और 8 98 और 8 104 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस के अंदर 15 गुणे 23 करता हूँ, तो 15 3 45 हासिल 4 15 दूनी 30 और 4 100, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 26 की गुणा करता हूँ 45 से, तो 26 पंच 130 हो जाएगा, फिर हासिल 13 आएगी, फिर 26 का 4 गुना, ये आपका 104 होगा और 13 117 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 301 में 18 का गुणा करता हूँ, तो ये आपका 18 एकम 18 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है, इनका टोटल कर लेते हैं, तो 8 फिर यहाँ पर 5 13 और 4 17 और 3 20 का 0 हो गया, हासिल 2 आएगी, 2 1 3 और 3 और 7 10 और 4 14 और 4 18 और 9 18 और 9 आपका हो जाएगा 27, हासिल 2 आएगी, 4 2 6 और 6 1 7 और 7 और 3 10 और फिर यहाँ पर 10 और 4 14 का 4 होगा, हासिल 1 आएगी, 5 1 6 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। यानी कि ऊपर जो टोटल बन रहा है वो हमारे पास 8470 आ रहा है, यानी कि WIXI का जो टोटल बन रहा है वो 8470 आ रहा है बट्टे के अंदर, इन सभी का टोटल, यानी कि W का टोटल। तो 8 6 14 और 5 19 और 7, ये आपका हो जाएगा 26 और 9, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, हासिल 3 आएगी। एक बार फिर कर लेते हैं, 8 6 14 और 5 19 और 7 26, 26 और 9 35, हासिल 3 आएगी, ठीक है। और 3 1 4 हो जाएगा और 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 8 15 और 2 15 और 2 17 हो जाएगा, 175 आएगा, ठीक है। जो कट रहा है उससे काट दो, 5 से डिवाइड करेंगे आपका 25 आएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15 35 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 पंचे 45 हो जाएगा, फिर 500 के 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 का इसमें भाग करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, 35 का 4 गुना 140 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, बचेगा कितना 29 29, उतारेंगे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 280, भाई इसका 8 गुना जो है 35 का 8 गुना 280 होता है, तो यहाँ पर 8 बार भाग चला जाएगा, और 48 देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे ज़्यादा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आपकी किस तरह की कैलकुलेशन है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपको यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको एक सिलेंडर यानी कि बेलन दे रखा है, ये जो बेलन दे रखा है इसकी हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और 14 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दे रखा है, तो इसका आधा यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, कितनी रेडियस हो जाएगी, आर जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हाइट दे रखी है, ठीक है एच। अब देखो इसको यहाँ पर पिघलाया जाता है और 2 शंकु बनाए जाते हैं, और शंकु मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये मान लीजिए एक शंकु हो गया, फिर यहाँ पर ये दूसरा शंकु हो गया। इनकी हाइट तो सेम रखी जाती है, ये क्वेश्चन में बोला गया 35 सेंटीमीटर रखी जाती है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 35 और ये भी 35, एच डेस मान लेता हूँ इसको, ठीक है एच डेस हाइट को। इसकी त्रिज्या जो है वो R1 मान लेता हूँ और इसकी त्रिज्या जो है वो R2 मान लेता हूँ। अब देखिए हमें जो है
ज्ञात क्या करना है, पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो इसमें देखिए बेलन में तो आधार दो है, ऊपर और नीचे दोनों क्या है, वृत्ताकार है, यानी कि इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक का है, लेकिन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे। अब रेशियो बनाएंगे इसके साथ, यहाँ पर इनके आधारों के क्षेत्रफल के साथ। इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर वन का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर टू का स्क्वायर। ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, दोनों के आधारों का क्षेत्रफल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों जगह से पाई कॉमन आ रहा है आपका, टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, पाई से पाई काट दो तो यहाँ पर टू आर स्क्वायर बचा, और यहाँ पर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बचा। तो अब हमें देखो यहाँ पर आर तो हमारे पास है 7 है, लेकिन यहाँ पर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको ये तो पता है, यहाँ पर किसी भी वस्तु को अगर पिघलाकर जिस भी वस्तु में डाला जाता है तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर बेलन का जो वॉल्यूम पहले था वो इन दोनों शंकुओं के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, और उसमें यहाँ पर बेलन का वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या होता है ये आपको पता होगा। बेलन का वॉल्यूम जो है वो आपके पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर शंकु का वॉल्यूम जो है वो आपको पता होगा यहाँ पर एक बटे, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन ये पहले शंकु की बात हो रही है तो त्रिज्या R1 थी, हाइट एच डैश सेम ही थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस के अंदर दूसरे शंकु की बात करूँ तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में एच डैश, ये दूसरे शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये शंकुओं का जो वॉल्यूम है ये बेलन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो पाई सभी जगह से कॉमन आकर कट जाएगा, ठीक है, इधर कॉमन आएगा और इस पाई से कट जाएगा, इधर बचा आर स्क्वायर एच, और इस साइड क्या बचा हमारा 1/3, दोनों से कॉमन आ रहा है, और एच डैश भी कॉमन आ रहा है, 1/3 गुणे एच डैश, और ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर देखो R जो है वो हमारे पास 7 था, इसका स्क्वायर इंटू में हाइट जो है बेलन की वो 20 थी, और बराबर 1/3, और गुणे में शंकुओं की हाइट क्या थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 थी। यहाँ पर ये हाइट बेलन की 20, और यहाँ पर त्रिज्या 7 थी, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये इस साइड बेलन का वॉल्यूम है, मैं लिख भी देता हूँ, आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर जो है ये शंकुओं का वॉल्यूम है, बराबर होगा शंकुओं का वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर शंकुओं की हाइट जो है वो 35 थी, और ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। इसको मैं 7 का स्क्वायर जो है, यहाँ पर देखो एक 7 से काट ही दो, यहाँ पर 7 पंचे 35 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 से काट दो, यहाँ पर अलग कलर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए अच्छे से। एक 7 से मैंने यहाँ पर 7 पंचे 35 5 बार काट दिया, 5 से ये 500 के 20 4 बार कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा, 7 गुणे 4 700 के 28, और 28 या 84 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 84 84 आई, निकल गया, ठीक है। तो इसमें देख लो, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे 7 का स्क्वायर, भाई बेलन की त्रिज्या 7 थी, और अनुपात ये हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 84 निकल गया। तो 49 इंटू में 2 करेंगे यानी कि आपका 98 बनेगा, और अनुपात 84। तो आप देख सकते हैं कितने की कमी हो रही है, यानी कि 14 की कमी हो रही है। आधारों के क्षेत्रफल में कितने की कमी हो रही है, 14 की कमी हो रही है। 14 की कमी कितने पे, 98 पे, और गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर जो है 14 सत्ते 98 होता है, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो आपके पास होती है 14 से 2/7%। बट यहाँ पर देखो कमी हो रही है, तो यहाँ पर कमी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। वृद्धि वाले तो आंसर वैसे भी नहीं होंगे। कमी हो रही है लेकिन कितने की, 14 से 2/7%, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे टोटल 35 क्वेश्चंस, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 36 है,
तो यहाँ पर जो है एक स्लाइड जो है वो पहले वाली थंबनेल वाली जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी 35 क्वेश्चंस जो है ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।